नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आपके लिए फिर से लाया हूं मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट होगा हमारा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। और चलिए, उसे एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम है, इसलिए हमें बिना ज़्यादा इंट्रोडक्शन न देते हुए शुरू करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। इसका आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत के लेखक कौन हैं? तो विष के दांत के लेखक जो हैं वो हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है, विष के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो ये है एक कहानी। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही विकसित होते जा रहे हैं। तो क्या भारत में विकसित होते जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मतांतर। ये सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही विकसित होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती कहा था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हो जाते हैं, यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि है। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा का भी जो लिपि है वो देवनागरी ही है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन की तैयारी हो रही है, तो दोनों आपको इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एग्जाम में आएगा तो उसको अच्छे से लिखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? तो मराठी का जो ये लौह अक्षर जो होता है ये अलग तरीके से लिखा था। हम लोग जैसे लिखते हैं देवनागरी में उस तरह से वहाँ पर नहीं लिखा जाता है, तो ये लौह अक्षर होगा। अब इसके बाद है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर शीर्षक के कहानीकार जो हैं वो है अमरकांत। अमरकांत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी। तो आंसर इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, जैसा कि कहानी में दिया गया था। आंसर क्या होगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो अभिमन्यु में जो लेखक को बुलाया गया था वो पीटर ब्रूक के विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किस कहानीकार की रचना है? तो मछली जो है ये हो जाता है आपको विनोद कुमार शुक्ल का, जो ये उसके उन्होंने ही इस कहानी को लिखा था, मछली की कहानी को। तो आंसर कौन होगा? आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई जो थी वो एक यहाँ पर हो जाएगी नर्तक नहीं होगा, कवित्री नहीं होगी, लेखिका और गायिका। यहाँ पर जो है गायिका सही आंसर होगा। आंसर होगा डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो शिक्षा सहायक होती है किस में? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, शारीरिक बुद्धि और आत्मा के विकास में। इसका आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना। तो गुरु नानक की रचना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये होगा इनकी रचना। तो आंसर नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्म का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है, यानी जिसको गुस्सा उस्सा नहीं आता है वो उनमें ब्रह्म का निवास होता है। तो आंसर कौन होगा? आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो रसखान जो थे वो दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्रजभूमि। चलिए कलर बदलते हैं इसको पहले। आंसर होगा ब्रजभूमि। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? तो कवि जो अपने द्वितीय छंद में उन्होंने मेघ को
संबोधित किया है। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है, बादल को। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन किनका नाम है? तो प्रेमधन जो नाम है वो बद्री नारायण चौधरी का नाम है। आंसर कौन होगा? आंसर होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो है आपको मिल जाता है ग्राम्य ग्रंथ, ग्राम्य का आंसर होगा इसका, यानी ग्राम्य ग्रंथ से संकलित है। तो आंसर कौन होगा? बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो जनतंत्र का जो जन्म है ये दिनकर जी का रचना है। तो आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में आ जाता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर चौक पर। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या की जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा उल्लिखित क्या है? उल्लिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मक्खी का। तो आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अक्षर ज्ञान जो है वो है अनामिका का रचना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कीर्ति जीवानंदन दास की नहीं है? तो इसका आंसर होगा भूमिजा। भूमिजा उनकी कीर्ति नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो लौटकर आऊँगा फिर इस कविता में उल्लू जो है वो कपास के पेड़ पर बोलता है। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के जो हैं वो जर्मनी के कवि हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन होगा? आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदी में भी, हिंदी के लिए भी क्वेश्चन है और इतिहास के लिए भी क्वेश्चन है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपको यहाँ पर हो सकता है एक क्वेश्चन की वजह से दो दो नंबर मिल सकता है। तो ये अगर हिंदी में पूछ देगा तो एक नंबर यहाँ पर, और अगर इतिहास में भी पूछा तो एक नंबर वहाँ पर, तो एक एक दो नंबर हो गया। तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से डी होगा सही आंसर, संस्कृति के 4 अध्याय। इस कीर्ति पर उनको क्या मिला था? अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा के जो कहानीकार हैं वो हैं यहाँ पर सात कोरी होता नहीं है, सुजाता ये भी नहीं, श्रीनिवास होगा आंसर। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा था, तो रंगप्पा एक था जुआरी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास के कहानीकार सात कौरी होता, ये मतलब इनका नाम है। तो ये है इनका लेखक, यानी कहानीकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो ईश्वर पटेलिकर जो है वो गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो इसका नाम है एस रंगराजन। तो आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन 42 में है, सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी के विषय है। तो वो कहाँ का विषय है? तो वो है एक साहित्य राजस्थानी का विषय है, राजस्थानी समाज का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ मतलब क्या है? तो क वर्ग, और यहाँ पर सीधा समझिए, जितना भी क से लेकर अंग तक, यानी क ख ग घ अंग पूरे का होता है, सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा अफिर की भाववाचक संज्ञा नहीं है। माँ की चोरी भी भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के पूरे 6 भेद होते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, पशु का
विशेषण क्या है? तो पशु का विशेषण पाशविक होता है। आपके दिमाग में आता होगा पशुत्व, लेकिन पशुत्व नहीं होता, पाशविक होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तो आसन्न भूतकाल का जो उदाहरण है वो है मैं चला हूँ। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, मैं चला हूँ, मैं चला, वह आया था, तू गया होगा। तो इसमें से जो है सबसे मतलब ये सही आंसर है वो मैं चला हूँ, ये सही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार में कौन सी संधि है? तो सदाचार में व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद, यहाँ पर देखिए तिरस जोर कार, ए नंबर ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, तिरस्कार। इसमें बी नंबर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से विसर्ग और जो यहाँ पर लगता है इधर प्लस ओ वाला लगता है इधर, तो ये दोनों मिलकर बन जाता है स्वत, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें से जो है वो भारतवासी वाला है जो है ए नंबर, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। इस ये क्या होगा, ये सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो मदद करने से मना कर देना इसका मतलब होता है अंगूठा दिखा देना, यानी मदद करने से मना कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। तो ये होगा सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? तो चलता पुर्जा का अर्थ मतलब ये होता है कि जो चालाक भी होता है और मतलब व्यवहार में अच्छा होता है, उसको कहते हैं चलता पुर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए हम इसको टिक लगाते हैं, ओ सॉरी, तो हम ये टिक लगा दिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? चलिए पढ़ के देखते हैं। पहला है गाय और बैल घास चर रही है। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि गाय बैल है दोनों, तो यहाँ पर रही वाला हो ही नहीं सकता है। गाय बैल घास चर रही है, ये भी नहीं होगा। गाय बैल घास चर रहे हैं, ये सही है, ये सही है, क्योंकि इसमें देखिए हाइफन लगा हुआ है, तो इसलिए ये सही है। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में जो गायें और बैलें घास चर रही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? पहला है देश की मौजूदा वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरा है देश की वर्तमान मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है। तीसरा है देश की वर्तमान और मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है। और तीसरा यानी डी नंबर है चौथा, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द में अभी जो है ये अभी वाला ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, अभी इसमें उपसर्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पावक शब्द में जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है, अक, तो इसका आंसर होगा ए। अगला है तलाश का लिंग निर्णय कीजिए। तो तलाश का जो ये होगा पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है अपेक्षा का लिंग निर्णय करें। तो अपेक्षा जो है ये एक स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है आसक्त किसका विलोम शब्द है? तो आसक्त जो है वो उस आसक्त का विलोम होता है विरक्त, यानी इसका सही आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन है अंधकार का विलोम क्या होता है? तो इसको शायद आप भी जानते होंगे, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस चारों में से ए बी सी डी यानी भूलोक, आलोक, प्रकाश और परलोक, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि उसका सही आंसर क्या है। देखते हैं कि आपको कितना मालूम है। ये बहुत ही आसान है, शायद आपको मालूम ही होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए बहुत ही जल्द दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वो कोई और सब्जेक्ट का होगा, जैसे इसमें होगा हिंदी का। अब हम लगभग आपको मिल जाएगा यहाँ से सामाजिक विज्ञान का फिर से एक और ऑब्जेक्टिव वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक